बाबा चला जा अपने ढाबा। अरे वाह भूतनी के भूत, तुझे किसने बताया कि मैं पहले ढाबा चलाता था? जितने भी लोग तेरा खाना खाकर मरे उन्होंने बताया था मुझे। ओह भगवान उन भूतों की आत्मा को शांति दे। वैसे तुम भी आओ कभी हमारी गली। बाबा भाग जा यहाँ से। यहाँ कोई साउथ की मूवी नहीं चल रही जो तू डायलॉग पर डायलॉग मारे जाएगा और मैं उसका काउंटर करूंगा। मैं भूत हूँ इसलिए कह रहा हूँ भाग जा यहाँ से। तू कौन होता है बे भूतनी के भूत, मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलने वाला? मेरी क्या तू मम्मी है? नहीं ना, तो जा, मैं तेरे से नहीं डरता। दिमाग खराब मत कर। क्यों मेरे हाथों मरना चाहता है? अभी भी समय है, चला जा। खामोश, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से। बाबा डरता है तो सिर्फ मम्मी की मार से। अरे बाबा भूत को भाषण देना छोड़िए और प्लीज अंदर आकर हमें बचाइए। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं आया अंदर आ गया। देखा है मैंने टूटू सपना, भूतों के नगर में घर अपना। मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ है मेरे भूत 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 राजा? मेरा मजाक उड़ाता है तू? इनके साथ अब तू भी मरेगा। डम डम गिला गिला, मौसम भिगा भिगा। मैं तो आया भाई कल्ला, हाय अल्लाह स्वाहा। तू जो भी है कातिया सामने आके दिखा। आज तेरे गले में मेरे नाम का पट्टा नहीं डाला तो मेरा नाम भी झुमरू नहीं। झुम 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 झुमरू आजा। जीजू ये सच में सच्ची वाला बाबा है या जू से भागा हुआ कोई जोकर है? जू में एनिमल रहते हैं मयंक, जोकर नहीं। सॉरी दीदी, कंफ्यूज हो गया हूँ इसे देखकर। चुप कर, बाबा भी हैं। बहुत सारी आधी अधूरी फिल्मों में क्या काम किया है इन्होंने बाबा का। आधी अधूरी मतलब? कि कोई भी फिल्म आज तक पूरी नहीं बनी। मर गए। अबे ओ भूतनी के भूत, पीछे से क्या वार करता है? हिम्मत है तो सामने से वार कर। सुन रहा है तू भूतनी के भूत? सामने आजा, वरना जंजीर से बांध कर जन्नत की सैर करवाऊंगा मैं तुझे। भौकाल मचा दूंगा मैं मोगली। बचाओ बचाओ, अरे कमीने भूत ने तोड़ डाला रे। हाय अम्मा। जीजू दीदी, मैं कह रहा हूँ ये पागल बाबा खुद तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। कैसी बात कर रहा है? ये एक रिस्पेक्टफुल बाबा है। रिस्पेक्टफुल नहीं, ये फूल बाबा है। नहीं छोड़ूंगा तुझे भूतनी के भूत। पूरे 2000 का सवाल है यार। ओम भट भट आलिया भट्ट, सामने आजा भूतनी के झटपट। ओम फट फट आलिया भट्ट स्वाहा। आजा आजा भूतनी के आजा 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 भूतनी के आजा 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 फट फट स्वाहा आजा। क्योंकि बाबा पगला गया है। घुमा डाला, आए घुमा डाला। दीदी जीजू, उसने बाबा को भी शक्तिमान बना दिया। हाय रे मेरा सर फूट गया रे बाबा। बाबा अब ठीक है?
बेटा, इस भूतनी के भूत ने तो मेरे शरीर की 306 हड्डियां तोड़ डाली। आए। पर बाबा, शरीर में तो 206 हड्डियां होती हैं। वही तो बेटा, इस भूतनी के भूत ने न जाने कहां से 100 एक्स्ट्रा हड्डियां तोड़ डाली हैं। मैंने पहले ही कहा था भाग जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अरे यार ठीक है, नहीं मानी, हो गई गलती, हर इंसान से गलती होती है, इस बाबा से भी हो गई, कौन सी बड़ी बात है। पर ऐसे थोड़ी ना करेगा तू। बचपन में मम्मी मार मार कर थोबड़ा सुझा देती थी, अब इस उम्र में तू मारने आ गया। थोड़ी तो इज्जत कर भूतनी के भूत, कुछ तो इंसानियत मतलब भूतानियत दिखा। अगर तुझे मारना ही था तो 2-4 थप्पड़ मार के खुश हो जाता। इस तरह धुलाई करने की क्या जरूरत थी यार। थप्पड़ मारने में मजा नहीं आता बाबा, धुलाई करने में ही मजा आता है। अबे ओ भूतनी के भूत, तू ना तो मार रहा है ना तू मर रहा है। कोई एक काम तो ठीक से कर मेरे बाप, बहुत नाम है मेरा, नाम खराब मत कर। चल छोड़, तू ये बता तू चाहता क्या है। मेरी बात सुनो। अबे तो सुना देना भाई, हम कौन सा तुझे ना कहने की सिचुएशन में है। जो सुनाना है सुना दे, बस ऐसे ही मार मार कर इज्जत का फालूदा मत कर। इसे बुलाओ, इसे बुलाओ। यही सही मौका है भूत के चंगुल से भागने का। भूत भाई, तुम दरवाजा खोलो, मैं इस आदमी को अभी बुला कर लाता हूँ। अबे ओ भूतनी के भूत, मैं तो तेरे ही काम से जा रहा था, फिर मुझे क्यों पटका। अबे ओ बाबा का ढाबा, माना कि मेरा शरीर नहीं है लेकिन दिमाग अभी भी है। मैं सब समझता हूँ, तू भागने की फिराक में है। अरे इसे तो मैं जानता हूँ, ये तो इसी घर का ओनर है। अरे जानते हो तो बुलाओगे कब? तुम्हारे मरने के बाद कौन लगाओ उसे बच्चा। हेलो हेलो प्रकाश जी, आप अभी इसी वक्त हमारे पास आ जाइए, जरूरी काम है। सॉरी, मैं भी एक जरूरी काम में हूँ, बाय। उसको बोलो तुम्हारे घर में सोने चांदी से भरा खजाना मिला है, अगर वो नहीं आया तो तुम उस खजाने को लेकर चले जाओगे। हेलो प्रकाश जी, सॉरी मैंने फिर फोन किया, पर आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका घर है इसलिए। दरअसल हमें आपके घर में खजाने से भरा एक बॉक्स मिला है जिसमें सोने चांदी के जेवर हैं। अगर आप नहीं आए तो हम इसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे, फिर डिपॉजिट लौटाने की भी जरूरत नहीं होगी आपको। खजाना? नहीं नहीं, तुम लोग वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। आ गया बकरा। कहाँ है खजाना? मुझे मेरा खजाना दे दो मेरा खजाना। इतनी भी क्या जल्दी है पापा? कौन? मुझे पहचाना नहीं पापा? अरे आपने ही तो मेरी दौलत हड़पने के लिए मेरा खून किया था, भूल गए अपने सौतेले बेटे को पापा? ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ! तेरी वजह से भूत भाई ने हमें बहुत धोया है, अब तेरी बारी है। मुझे छोड़ दो अमर बेटा, छोड़ दो। भला कोई अपने बाप को मारता है क्या? अरे नासपीटो, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कमीनों, मुझे बचाओ! अबे ओए लालची इंसान, तेरा भूत बेटा अपने आप की नहीं सुनता, अपने बाप की नहीं सुनता, तो हमारी क्या सुनेगा? और एक बात और,
तुमने इसे भूत बनाया है तो अब तुम ही भुगतो। अमर बेटा, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैं तेरा बाप हूँ बेटे। तुम बाप नहीं, पाप हो। आज से यह घर तुम दोनों का हुआ। तुम्हें मैं स्कूल चलाने की जिम्मेदारी देता हूँ, जहाँ तुम गरीबों को पढ़ने दोगे और उनसे एक भी पैसे नहीं लोगे। तो फिर भूत जी, मेरा घर कैसे चलेगा? मैं हूं ना। मैं हूं ना? ये तो शाहरुख की फिल्म है। अबे भूतनी के। ओह सॉरी, भूत तो मैं ही हूँ। अबे मैं हूं ना। अबे मैं हूं ना का मतलब मैं हूँ। मैं सब संभाल लूंगा। इसको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाह, वेरी नाइस। ये भूतनी का भूत तो दानवीर कर्ण है। ये तो मेरा भी उद्धार कर देगा। चलो अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ? अरे भूतनी के, तुमने मुझे भी बहुत दर्द दिया है। दर्द के बदले में मुझे भी तो कुछ दवा दो। तूने क्या किया? तूने तो बस फिल्मी गाने गाए हैं। असल मेहनत तो मेरी हुई, तुझे उठा उठा कर पीटने में। देख, मेरे हाथ में मेहनत के छाले भी पड़ गए हैं। ओह, नॉट टू वरी। चला, प्रूफ ऑइंटमेंट मैं लगा दूंगा। लेकिन कुछ भी है, मेरी जगह कोई और होता तो क्या आता? नहीं ना, डर के मर जाता। पर मैं आया ना, ऊपर से तुम्हारी बात मैंने ही तो सुनी। ये लोग सुनते तो क्या मैं यहाँ आता? तुम यूं ही गला फाड़ते रह जाते। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मगर मैंने तुमसे कहा, सुना अपनी बात। और भूत भाई, तुम्हारी मुक्ति की भी तो बात है। ये लोग तो मुझे 2000 देंगे ही, लेकिन आप भी मुझे कुछ दे दीजिए। वैसे भी आजकल हम बाबाओं का मार्केट कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बाबा का कुछ तो सोचिए। इन दोनों का तो कल्याण कर दिया, लेकिन मेरा काम ज्यादा बड़ा था, ज्यादा कठिन था, इसलिए मेरा इनाम तो बनता है। भूत भाई, दे दीजिए ना कुछ इन्हें भी। कहीं दर्द भरे गीत गाने बैठ गया ना, जीना मुश्किल हो जाएगा। हाथ आगे करो। मेरा हाथ तोड़ने का विचार तो नहीं है ना, क्योंकि पहले ही मेरा सब कुछ टूट चुका है। हाथ तो आगे करो। ये 5 सिक्के सोने के हैं बाबा। जब तक ये तुम्हारे पास हैं, तुम्हें कभी कोई मुश्किल नहीं होगी। चल, बाय बाय, टाटा सायोनारा, दानवीर भूत की जय। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू दोस्तों। यार, ये बिजली का नाटक तो रोज का नाटक हो गया है। थोड़ा सा भी मौसम खराब हुआ नहीं कि ये रूट कर न जाने कौन से मायके चली जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम बंगलों में नहीं, किसी भूत बंगलों में रहते हैं। सही कहा। भूत भूत। जय, कोई नहीं है, कोई भूत भूत नहीं है भाई, कोई नहीं है। देख, कोई नहीं है। नहीं यार, था यहाँ कोई भूत ही था। मैंने देखा है, उसका चेहरा एकदम मेरे सामने था। मैं सच कह रहा हूँ। एक नंबर का फट्टू है तू। कोई नहीं है यहाँ। पता नहीं ख्यालों में क्या क्या देख लेता है। चल भाई, अब अंदर चल। 100 काम है करने को। हाथ मुंह धोना है, खाना बनाना है, फिर खाना भी है। चल। यार, तुम लोगों को पता है, मुझे प्राइवेट नौकरी गिरी वाली नौकरी करने का जरा भी दिल नहीं करता। नौकरी करने की इच्छा तो मेरी भी नहीं होती है, पर क्या करें, करनी पड़ती है। अबे गधों, नौकरी नहीं करोगे तो कमाओगे क्या और खाओगे क्या, और घर वालों को पैसे कैसे भेजोगे?
पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं कि जब चाहे उछले और तोड़ लिया। इसलिए आलस और ईगो छोड़ो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हारा कर्म नौकरी करके पैसा कमाना है, तो चुपचाप ईमानदारी से नौकरी करते रहो। काश पेड़ पे पैसे उगते तो मजा आ जाता। अगर सच में ऐसा होता तो मैं शहर आने की बजाय अपने गांव जाता और वहां की सारी जमीन में पैसों के पेड़ लगाकर सीधा आरबीआई से धंधा जोड़ लेता और ऐश करता ऐश। ओए शेख चिल्ली की औलादों, ख्याली पुलाव पकाना छोड़ो और हाथ मुंह धोकर सो जाओ। सुबह ऑफिस भी जाना है। तुम लोग चलो, मैं जरा बाहर की हवा खा के आता हूँ। थोड़ा ज्यादा ही खाना खा लिया आज। इतने सारे पैसे, पैसे ही पैसे। साला मैं तो अमीर बन गया। अब पैसे कमाने के लिए मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। इतने पैसों से तो मैं खुद मालिक बन सकता हूँ। खूब ऐश करूंगा मैं अब, खूब देश विदेश की सैर करूंगा। पैसा ही पैसा है अब तो। अबे ये क्या है? तैयार क्यों नहीं हुआ? ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं जाना। ये नौकरीगिरी अपने बस की बात नहीं है। इसलिए मेरा ये रेजिग्नेशन बॉस के मुंह पे मार देना। मजाक छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा। ये मजाक नहीं है मेरे दोस्त, ये तो मेरे दिव्य चक्षु खुलने वाली बात है। दिव्य चक्षु खुलना मतलब आंखें खुल गई हैं मेरी मेरे दोस्त। अब मैं जल्द ही खुद का बिजनेस शुरू करूंगा, इसलिए इस रेजिग्नेशन को बॉस के मुंह पर ही मारना। तू सच में सीरियस है या सुबह सुबह भांग वांग चढ़ा ली है? जब किसी इंसान को उसकी सच्ची राह मिल जाती है ना, तो उसका मजाक ऐसे ही उड़ाया जाता है जैसे तू उड़ा रहा है। लेकिन अब बस भाई, मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जिसका समय आ गया है। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी नौकरी छोड़ो और मेरे साथ जुड़ जाओ, पार्टनर बन जाओ मेरे। स्टार्टअप के ऐसे झंडे गाड़ेंगे कि करोड़ों की कंपनी को अरबों की कंपनी बना देंगे। बोलो क्या कहते हो? देख भाई, सच कहूँ तो मुझे लग रहा है कि कल रात तुझे बहुत तेज बुखार हुआ था, जो तेरे सर पर चढ़कर नाच नहीं रहा बल्कि तांडव कर रहा है, तांडव। तू आज आराम कर और आराम से सोच कि तू क्या बोल रहा है। हम शाम को मिलते हैं, चल बे। हेलो, बॉम्बे होटल। आपके यहाँ चिकन और पनीर के जितने भी आइटम बनते हैं सारे एक एक प्लेट, और साथ में चॉकलेट आइसक्रीम, गुलाब जामुन, ऑरेंज जूस, मलाई लस्सी जल्दी से व्हाइट हाउस रोड में बंगलो नंबर 1 में भेज दीजिए। आज से रूखी सूखी खाना बंद, 5 स्टार होटल का खाना शुरू। वाह क्या खाना था यार, मजा आ गया। पेट पूजा तो हो गई, अब थोड़ी शॉपिंग भी कर ली जाए। हेलो भावेश भाई, केम छो? मजामा? अरे आई एम भी मजामा। अच्छा भाई, आपके पास जितने भी ब्रांड्स हैं ना, मतलब जितने भी, उन सब के डिट्टो 3-3 पीस भिजवा देना। जैसे कि मीडियम साइज की शर्ट 3, टी शर्ट 3, साइज 30 की जीन्स 3, घड़ी 3 और 8 नंबर की 2 चप्पल और एक 9 नंबर की। शूज में भी ऐसा ही करना। अरे क्या भावेश भाई, कैश ही दूंगा, अगला पिछला सारा क्लियर कर दूंगा। बोनस मिला है मुझे,
भेजो भेजो, अब मैं बनूंगा हीरो। ये नए जूते चप्पल और कपड़े देखकर तो सुभाष और जय भी बहुत खुश हो जाएंगे। पैसा भी क्या खेल खेलता है, कमाल होता है ये पैसा यार, कमाल होता है। अरे पैसा आया नहीं कि सोफे ने भी रंग दिखा दिए। अभी ठीक करता हूँ इस सोफे के बच्चे को। हेलो, अग्रवाल फर्नीचर। हाँ, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, बस बस बस, ये ठीक है। हाँ, ये लो पैसे, और ये 500 मेरी ओर से टिप। थैंक यू। अब मजा आया। अबे ओए, ये 2 नमूने कौन थे? अरे आओ आओ मेरे दोस्तों, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। और वो कोई और नमूने नहीं थे भाई, ये सोफे छोड़ने आए थे, मैंने खरीदा है। कैसा है, अच्छा है ना? अच्छा चलो छोड़ो इसे, ये देखो। अबे क्या है ये सब, और इतना सारा सामान किसका है? कुछ मेरा और कुछ तुम दोनों का। हमारा? हैरान होने की जरूरत नहीं है, और ना ही टेंशन लेने की जरूरत है, सब कैश पर लिया है। तेरी कोई लॉटरी लगी है क्या, या घर वालों से पैसे मंगवाकर शहंशाह बना फिर रहा है तू, या कोई खजाना हाथ लग गया तेरे? सुबह से अजीब ही बर्ताव कर रहा है तू। अरे मेरे भाई, तुम्हें जो समझना है समझ लो, और अपनी अपनी चीजों को एंजॉय करो। अमर, सच सच बता, तूने किसी चोर गैंग को ज्वाइन तो नहीं कर लिया है? मतलब ये सामान तूने चोरी के पैसों से खरीदा है ना? कर दी ना इंसल्ट की बेइज्जती यार। ध्यान से देखो यार, मेरी इस प्यारी सी शक्ल को। लगता हूँ क्या मैं तुम्हें चोर किसी भी एंगल से? है नहीं ना? फिर अच्छा, अब ये जवाब सवाल छोड़ो यार, और अपना अपना सामान चेक कर लो। फिटिंग विटिंग ऊपर नीचे होगी तो बदल लेंगे। आखिर कोरे कोरे नोट दिए हैं। अरे बैठो भी यार। फटी टी शर्ट, लगता है गलती से आई है। तू इसे छोड़, इसे देख। ये क्या फटे पुराने सामान मंगवाए हैं तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब आने के बाद मैंने खुद अपने हाथों से चेक किया था, तब तो सब ठीक था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। साले, अगर ये तेरा मजाक है तो बहुत ही बेहुदा है, और इस बेकार से मजाक के लिए तू घर रुका था आज, तो कल प्लीज जाकर डॉक्टर को दिखा दे। तेरा दिमाग सच में ठिकाने पर नहीं है। बाय द वे, जय और मैं खाना बाहर खाकर आए हैं, तू अपना देख ले। अब मैं चला सोने। अबे यार अमर, ना अंदर है ना बाहर ना टॉयलेट में, इतनी सुबह सुबह ये कहाँ चला गया? छोड़ ना यार, आज अपनी टर्न है ना सफाई की, वही करके चलते हैं ना यार। अरे बाप रे, बैग तो बहुत भारी है। जय, मेरी मदद कर। बैग सचमुच बहुत भारी है। वैसे इसमें है क्या? इतने सारे पैसे? अब समझा, ये कमीना अमर इन्हीं पैसों के दम पर इतना उछल रहा था।
पता नहीं कहां से चुरा कर लाया है ये। क्या लिखा है इसमें? किसी गिरधर नाम के आदमी का एड्रेस है। मेरे ख्याल से ये पैसे उसी के हैं। हैं नहीं थे, अब ये पैसे हमारे हैं, चाहे चोरी के ही सही। पागल मत बन, दूसरों के पैसों पर गलत नियत डालना अच्छी बात नहीं है। पागल मैं नहीं, पागल तू है जो घर आई लक्ष्मी को ठुकराने जा रहा है। अगर तू तैयार है तो इसके 3 हिस्से कर लेंगे, अगर नहीं तो ये पैसे 2 हिस्सों में ही बटेंगे, और बटेंगे ही, वापस नहीं जाएंगे। चुप कर, पैसा देखते ही पागल हो गया है। चोरी के पैसे हैं ये, और तू हिस्सा बांटने की बात कर रहा है। देख, मैं इस एड्रेस पर जा रहा हूँ। पहले मैं इस गिरधर से बात करके पता करूंगा इन पैसों का क्या झोल है। अगर वही मालिक निकला तो ये पैसे हम उसे वापस कर देंगे, और अमर आए तो साले को बांधकर किसी कोने में बिठा देना। मैं आकर बात करता हूँ। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप गिरधर जी हैं? जी मैं गिरधर हूँ, कहिए। गिरधर जी, हमें एक बैग मिला है। उस बैग में आपका एड्रेस लिखा हुआ था, तो मैं इधर आ गया। अगर आप उस बैग का रंग और उसमें कितने पैसे हैं बता देंगे तो मैं उसे आपको वापस कर दूंगा। अंदर आ जाओ, बैठो। वो बैग काले रंग का है ना? जी, मतलब वो आपका ही है। तुम्हें वो काला बैग उस घर में मिला होगा जहां मेरे बेटी रागिनी और दामाद शेखर रहते थे। जीना मुश्किल कर रखा था शेखर ने मेरी बेटी का। 1 नंबर का लालची और क्रूर इंसान था वो। हर रोज पैसों के लिए मेरी बेटी को मारता था। अगर अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है बुड्ढे, तो पैसा ला कर दे मुझे। इसलिए मजबूर होकर मैंने अपनी बेटी की खातिर एक दिन अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, और फिर सारे पैसों को उस काले बैग में भरकर उसे दे आया। मुझे लगा था कि ऐसा करके मैंने अपनी बेटी के लिए खुशियां खरीद ली है, उसके लिए हंसती खेलती जिंदगी खरीद ली है। मगर उस कमीने इंसान ने वो पैसा लेकर भी मेरी बेटी को नहीं छोड़ा। उसने मेरी बेटी को शराब के नशे में मार डाला, और पुलिस को पैसा खिलाकर उसकी मौत को एक्सीडेंट बनाकर बच गया। गिरधर जी, अगर आपकी ये बात सही है तो मेरा दोस्त अमर गायब हो चुका है, और कल से जो उसका व्यवहार था उससे तो यही पता लग रहा था कि उसे वो बैग मिल चुका है। गिरधर जी, आप जल्दी चलिए, नहीं तो मेरा दोस्त जय मारा जाएगा। चलिए जल्दी। अरे यार, ये सुभाष साला पागल हो गया है। जो घर आई इतनी सारी लक्ष्मी को वापस करने की सोच रहा है। मेरा दिल ही बैठा जा रहा है इतने पैसों को वापस देने का सोचकर। नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं इसे वापस नहीं करने दूंगा। मैं इसे लेकर भाग जाता हूँ। अमर भी गया तेल लेने, वैसे भी उसने भी तो ये पैसे मुझसे छुपा लिए थे। जय, रागिनी, मेरी बेटी। पापा, आपसे एक बात कहनी थी। दहेज देना सही नहीं है पापा, क्योंकि बेटियों की खुशियां पैसों से नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन साथी ढूंढकर ही खरीदी जा सकती है। आपके पैसे बहुत संभाल कर रखे हैं मैंने। जिसने भी गलत नियत से इन्हें हाथ लगाया, मैंने उसे मार डाला। मेरी बच्ची रागिनी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने ही शेखर को तेरे लिए चुना था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे बेटा।
आजकल मैं बहुत देर तक सोने लगी हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो मेरी आलू की खेती खराब हो जाएगी। जल्दी से जाकर पानी दे देती हूँ। हाय रे मेरी कमर। किसी ने ठीक ही कहा है, खेती करना कोई आसान काम नहीं है। आलू के सारे पौधों को अच्छे से पानी दे दिया है। अब बस इंतजार है तो आलू के तैयार होने का। फिर मैं लोगों को ये आलू खिलाकर अपने वश में करके उनके जरिए दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊंगी। मैंने फसल में पानी तो अच्छे से दिया था। काश आलू भी अच्छे से बैठे हो। अरे वाह, आलू तो बहुत बढ़िया हुए हैं। एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं। अब होगा मकसद पूरा। आलू ले लो, ताजे ताजे आलू, बड़े बड़े आलू, छोटे छोटे, हर तरह के आलू ले लो। सस्ता सस्ता आलू ले लो। इतनी रात को कौन औरत आलू बेच रही है? आलू ले लो आलू। जंगल में मिलेगा पुराना भालू, मेरे पास मिलेगा ताजा आलू। आलू वाली बहन, तुम इतनी रात को आलू बेच रही हो? क्या करूं बहन जी, हम चुड़ैलों को मेरा मतलब हम दुखियारी औरतों को रात में ही वक्त मिलता है ना। अच्छा, भाव क्या लगाया है? 50 के 4 किलो। लेकिन मेरे पास तो 50 रुपए नहीं है। जितने हैं उतने दे दो। दे तो दूं, लेकिन बहन बुरा मत मानना, तुम आलू बहुत महंगे बेच रही हो। क्या बहन जी, आपको महंगे लगते हैं तो 25 दे दो। आप खुश रहो बस। 25 नहीं, पूरे 20 दूंगी। देती हो तो दो, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बोलो क्या बोलती हो? बोलना क्या है बहन जी, मुझे तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसा कीजिए, 20 रुपए में 4 नहीं 5 किलो ही ले जाओ। लगता है ये सब्जी वाली पागल है, इसलिए 200 रुपए के आलू 20 रुपए में बेच रही है। पागल कहेगी। लेकिन मुझे क्या, इससे पहले कि इसका मन बदल जाए, मैं आलू लेकर फूट लेती हूँ। क्या सोचने लगी बहन जी, तोल दूं ना? हाँ हाँ, तोल दो ना। ये लो बहन, आपके आलू, और ये तुम्हारे पैसे।
आज आलू की सब्जी बनाने को कहा है। जल्दी से बनाकर कपड़े धोने बैठ जाऊंगी। हे भगवान, घर में तो एक ही आलू है। एक आलू से सब्जी कैसे बनेगी? बाजार गई तो आने जाने में ही पूरा समय निकल जाएगा। आज तो मोहन जी खूब डांट मारेंगे मुझे। क्या करूं? क्या करूं? शालू से पूछती हूँ। अगर उसके पास आलू है तो बात बन जाएगी। शालू, ओ शालू, सुनो तो जरा। शालू, शालू, शालू। दरवाजा तो खुला है, फिर ये बाहर क्यों नहीं आ रही? शायद बाथरूम में होगी। आवाज देकर देखती हूँ। शालू, अंदर जाकर देखती हूँ। अरे शालू, तुम्हें कितनी आवाजें दी मैंने, लेकिन तुम टीवी में इतनी खो गई हो कि मेरी आवाज भी नहीं सुनी तुमने। सॉरी माला, मैंने सुना नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? अरे मोहन ने आज आलू की सब्जी बनाने के लिए कहा था, पर घर में आलू खत्म हो गए हैं। तुम्हारे पास आलू है क्या? शालू के पास हमेशा आलू होते हैं। वैसे आज मैंने आलू की सब्जी कुछ ज्यादा बना ली थी, तुम वही ले जाओ, तुम्हारा समय भी बचेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। थैंक यू वेरी मच शालू। शालू को आलू के लिए नो थैंक्स। पर सब्जी ले जाने से पहले थोड़ी चखकर बताओ तो कैसी बनी है? शालू, सब्जी तो चख लूंगी, पर एक बात बता, तेरी आंखों को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों? तुझे क्या कभी मोतियाबिंद हुआ है? नहीं, हुआ तो नहीं है, पर नहीं हुआ तो चल, शालू के आलू टेस्ट कर और घर पहुंचकर अपनी पति की सेवा कर। अच्छा अच्छा, टेस्ट करती हूँ, रौब मत झाड़। शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। माला, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को लगा दो। तुम्हें आलू की सब्जी बनाने को कहा था, बनाई क्या? तुम्हारे लिए तो मैं चांद के तारे तोड़ लाऊं पतिदेव। ये सब्जी बनाना किस खेत की मूली है? ये लो, खाओ आलू की सब्जी। अरे अरे, रोटी भी तो लाओ, खाली सब्जी कैसे खाऊं? आज तुम्हारी पड़ोसन शालू ने ऐसी आलू की सब्जी बनाई है कि एक चम्मच खाते ही तुम्हें कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? मोतियाबिंद हो गया है। अब तुम बोलोगे मोतियाबिंद ऐसा नहीं होता, तो मैं पूछूंगी कि तुम्हें कभी हुआ है? फिर तुम सोचते हुए जवाब दोगे कि नहीं। फिर मैं कहूंगी कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि मोतियाबिंद कैसा होता है, तो इतने सवाल जवाब क्यों? सीधे सीधे सब्जी खाओ। अरे अरे, तुम्हें हो क्या गया है? कितना तड़ातड़ बोले जा रही हो। अच्छा लाओ दो, मैं भी देखूं पड़ोसन के हाथ का जादू, मेरा मतलब टेस्ट। क्यों? तुम्हें भी हो गया ना मोतियाबिंद? हो गया। तो बोलो, शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। शालू के आलू, चुड़ैल का भालू, सब एक हैं। हम सब एक हैं। बन गई बात। धीरे धीरे सब मेरे कब्जे में हो जाएंगे। जल्दी से बचे खुचे आलू भी बेच डालती हूँ। आलू ले लो, आलू फ्री में आलू ले लो, गवर्नमेंट वाले आलू ले लो, फ्री की स्कीम वाले आलू ले लो, आलू ले लो, आलू। हाँ, फ्री वाले आलू मुझे
मुझे दो, फ्री मुझे वाले मुझे आलू, दो, मुझे भी दो, मुझे दो आलू, मुझे भी दो मैं आलू, लूंगी आलू, मैं लूंगी हाँ, आलू, मैं भी मैं लूंगी लूंगी आलू। अरे रे 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 रे, रुको रुको रुको, आप लोग लड़ो मत। आप लोग 3 हैं, तीनों आधे आधे आलू ले जाओ, बात खत्म। सरकारी माल पर तो सबका हक होना चाहिए कि नहीं? हाँ 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 हाँ, सही कहा तुमने। ये खाएंगे आलू, मेरा काम होना चालू। चुड़ैल माई की चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय, चुड़ैल माई की जय। मेरे आलू काम कर गए। अब बस तुम सब मेरे गुलाम हो। अब मैं जो कहूंगी तुम सब वही करोगे। मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे 100 जवान आदमियों के खून से नहाना होगा। तो जाओ, 100 जवान आदमियों को पकड़ कर लाओ। जाओ। बचाओ, 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 बचाओ। रुक जा मूर्ख बाबा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलामों को रोकने की? इसकी सजा मिलेगी तुझे। मरने के लिए तैयार हो जा। जय महाकाल। ये क्या किया तूने बाबा? उन लोगों को मेरे सम्मोहन से निकाल कर तूने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। और ये मेरा शरीर क्यों जलने लगा? रोको इस आग को, रोको इस आग को। जब तक महाकाल इस गुलेल बाबा के साथ हैं, कोई चुड़ैल उड़ैल भूत प्रेत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय महाकाल। जय महाकाल। खेड़ गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। पूजा और राकेश पति पत्नी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रोशनी था। पूजा और राकेश दोनों अनपढ़ थे। पूजा साफ सफाई का काम करती थी और राकेश एक मजदूर था। एक दिन रोशनी को तेज बुखार आया। राकेश और पूजा दोनों परेशान थे। देखिए ना, रोशनी को तेज बुखार आ गया है। मैं जहाँ काम कर रही थी वो कंपनी भी बंद हो गई है। इसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए पैसे भी नहीं है। आज घर बैठे 5 दिन हो गए हैं, कोई काम पर बुला ही नहीं रहा है। ऐसा चलता रहा तो हम कैसे रहेंगे? रोशनी को काढ़ा पिला के सुला देती हूँ। कल कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त करते हैं। इन दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रही थी। कुछ दिनों में इनके घर में खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। तभी उस रात पूजा की सहेली मालती का फोन आता है। पूजा, एक काम आया है, पर तू कर पाएगी या नहीं? हाँ, मुझे वैसे भी काम की ही जरूरत है। अच्छा सुन, पास ही के गांव में एक घर में आग लग गई थी। उस घर की मालकिन उसी के अंदर जलकर मर गई।
उसकी बॉडी को घर से बाहर निकालना है। अच्छे पैसे मिलेंगे। कोई भी उस घर में जाना नहीं चाहता है। माना जाता है वो औरत काला जादू करती थी। पूजा को पैसों की जरूरत थी, इसलिए पूजा ने हाँ बोल दिया। अगली सुबह पूजा जले हुए घर में पहुंच गई। घर काफी डरावना था। घर के अंदर एक जली हुई औरत की लाश थी और पूजा को पता था कि वो औरत काला जादू करती थी। ये सब कही सुनी बातें सुन के पूजा अंदर से डर गई थी। फिर भी पूजा ने हिम्मत से काम लिया। पूजा जली हुई औरत के पास गई तो पूजा ने देखा, बाप रे, इसके शरीर पे कितने गहने हैं। अगर मैं कुछ रख लूं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूजा ने सारे गहने शरीर से उतार के अपने पास रख लिए और उस औरत को एक सफेद कपड़े में बांधकर उसे बाहर ले आई। उसे अपने पैसे मिल गए। पूजा बहुत खुशी खुशी घर पहुंचती है। उस रात सब लोग पेट भर के खाना खाते हैं और सब सो जाते हैं। तभी पूजा के सपने में वही जला हुआ घर दिखाई देता है और वो जली हुई औरत भी वैसे ही लेटी होती है जैसा पूजा ने देखा था हूबहू। कुछ समय बाद जली हुई औरत अचानक से उड़ जाती है। पूजा के करीब आके बोलती है, मेरी चीज मुझे वापस कर दो। पूजा डर के मारे उठ गई। पूजा बेहद डरी हुई थी। ये सब सपना था, ये सोचकर उसकी जान में जान आई। बाप रे, इतना डरावना सपना। पूजा पसीना पसीना हो गई थी। पास ही में मटका रखा था, बिल्कुल खिड़की के नीचे। पूजा जैसे ही पानी पीने लगी, खिड़की खुली और खिड़की के बाहर से जला हुआ हाथ अंदर आया। चीख से राकेश भी उठ गया। क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो खिड़की से जला हुआ हाथ अंदर आ रहा था। राकेश उठ के खिड़की के बाहर देखने लगा। कोई नहीं है बाहर। राकेश ने खिड़की बंद कर ली। पूजा ने राकेश को सारी बातें बताई, उस गहने के बारे में भी। कहीं वो सच में ना आई हो। ऐसा कुछ नहीं होता, बुरा सपना होगा, सो जाओ। राकेश ने पूजा को सहलाया और फिर वो सो गई। अगली सुबह पूजा ने अपनी सहेली मालती से बात की और पिछले दिन की सारी बातें बता दी। ऐसा कुछ नहीं होता पूजा। कल तूने पूरा दिन उसके घर में बिताया ना, हर तरफ खून ही खून था वहां, इसलिए तुझे ऐसा सपना आ रहा होगा। तू आराम कर। अगली रात भी पूजा को वही सपना वापस आया। इस बार वो जली हुई औरत पूजा के बिस्तर में आ गई और रोते रोते बोलने लगी, तूने जो मेरी चीज ली है वो मुझे लौटा दे। वो मेरे पति ने मुझे दी थी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, दे दे, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। फिर से पूजा डर के मारे उठी और ये सारी बात राकेश को बताने लगी। इस बार वो जली हुई औरत यहाँ बैठी थी। तुम्हें आभास हो रहा है, सो जाओ, कोई नहीं है यहाँ। पूजा रात भर सो नहीं पाई। पूजा को तेज बुखार आ गया और फिर पूजा को खून की उल्टियां होने लगी। ये देख के राकेश और पूजा दोनों डर जाते हैं। तभी राकेश पूजा को डॉक्टर के पास ले जाता है कुछ टेस्ट करवाने के लिए। रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है। ये सुन के राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूजा भागते हुए मालती से मिलने उसके घर गई। पूजा ने मालती को सब बताया। तेरे बोलने का मतलब है जब से तूने उसका सोना लिया है तभी से वो जली हुई औरत ऐसा कर रही है। एक काम करते हैं,
यहीं पास में एक बाबा है, पर अभी नहीं। वो 3-4 दिन के लिए बाहर गए हैं। बाबा जैसे ही आते हैं हम उनसे मिलकर इस समस्या के बारे में बताते हैं। तब तक तू अपना ख्याल रख। धीरे धीरे दिन बीतते गए। हर दिन जली हुई औरत पूजा के सामने आके रोती रहती थी। अक्सर पूजा खुद में ही बड़बड़ करती रहती थी। कभी अचानक से चिल्लाने लगती तो कभी हंसने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे पूजा पागल हो रही थी। रोशनी को मालती का कॉल आया। हेलो रोशनी। आंटी, मुझे मेरी माँ से डर लगने लगा है। मेरी माँ को बचा लो। एक काम कर, तू यहाँ आ जा, हम बाबा के पास चलते हैं। बाबा सब ठीक कर देंगे। मालती और रोशनी बाबा के पास जाती हैं। सब सच सच बाबा को बता देती हैं। मेरी माँ को बचा लीजिए। तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है अपने गले में। मदद कीजिए बाबा। ये ताबीज लो और पूजा के गले में बांध देना, और जहां से सोना लिया था वहीं छोड़ के आओ। पर बाबा, सोना तो उसकी लाश से लिया था। वो लाश तो जल चुकी है। मेरा मतलब उसी घर में सोना रख के आओ। और सुनो, जब सोना रखोगे तो पीछे पलट के मत देखना। मालती और रोशनी को बाबा की बात समझ आ गई। रोशनी अलमारी खोल के सोना ले लेती है। मालती और रोशनी उस जले हुए घर में जाते हैं और बिल्कुल बाबा ने जैसे बोला था वैसे रोशनी सोना फेंक देती है। पीछे किसी के होने का आभास होता है, पर वो लोग मुड़ते नहीं हैं। उसी दिन पूजा बिल्कुल ठीक हो जाती है। मानो वो गहने नहीं, श्राप थे श्राप। ऐसा श्राप जो एक दिन पूजा की जान ले लेता। दिसंबर की सर्द रात में अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एकदम शांति थी। कोई भी यात्री वहां पर मौजूद नहीं था। तभी एक ट्रेन वहां पर आकर रुकी। ट्रेन से कुछ पैसेंजर उतरे तो स्टेशन पर कुछ हलचल हो गई। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 घंटे लेट चल रही थी। कुछ ही देर में सभी पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर निकल आए। स्टेशन पर केवल 2-3 पैसेंजर्स ही बचे थे। उसमें से एक थी साक्षी तिवारी। साक्षी अलीगढ़ मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आई थी। इस वक्त उसे अपने भाई और मम्मी के साथ होना था, मगर एन टाइम पर पापा की तबीयत खराब होने के कारण उसे अकेले ही आना पड़ा। अपनी ट्रॉली को घसीटते हुए जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकली तो एक टांगा सामने खड़ा था और कोई सवारी का साधन ना मिलने पर उसने इस टांगे वाले के पास पहुंचकर कहा, भैया, लक्ष्मीबाई हॉस्टल जाना है। टांगा वाला ऊनी कपड़े पहने, ऊपर से काले कंबल ओढ़े हुए था। मंकी कैप से सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ देर तक वो उसे घूरता रहा। फिर टांगे वाले ने उसे बैठने का इशारा किया तो घबराते हुए साक्षी उसके टांगे में बैठ गई। उबड़ खाबड़ सड़कों से होता हुआ वो टांगा शहर से दूर एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने जाकर रुक गया। बिल्डिंग के बाहर कोई वॉचमैन भी मौजूद नहीं था। मैडम जी, आ गया आपका लक्ष्मीबाई हॉस्टल। टांगे से अपना सामान उतारकर साक्षी ने टांगे वाले को रुपए देने के लिए अपना पर्स खोलकर पैसे निकालने ही वाली थी कि टांगे वाले का घोड़ा तेजी से हिलाने लगा और उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। अपने घोड़े को पुचकार कर टांगे वाला बिना पैसे लिए तुरंत वहां से चला गया। टांगे वाले को ऐसे जाते देखकर साक्षी को हैरानी हुई। वो अपना सामान लेकर हॉस्टल के भीतर दाखिल हुई तो उसने देखा कि हॉस्टल का इंटीरियर पुराने जमाने का है। यहाँ तक कि रिसेप्शन पर रखा हुआ फोन भी पुराना गोल्ड डायल वाला था। रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। साक्षी ने उसके पास जाकर कहा, मैम, मैं साक्षी तिवारी। वैसे तो मुझे 4 घंटे पहले आ जाना चाहिए था, मगर ट्रेन लेट होने के कारण मैं थोड़ा लेट हो गई। क्या मैं अभी हॉस्टल में चेक इन कर सकती हूँ? रिसेप्शन पर बैठी बुजुर्ग महिला ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर एक नजर साक्षी की तरफ देखा और फिर उसे रूम नंबर 403 की चाबी दी। इस वक्त हॉस्टल में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है।
तो तुम्हें अपना सामान खुद लेकर जाना होगा। सीढ़ियों से ऊपर जाकर 4th फ्लोर पर राइट साइड 3rd नंबर का रूम तुम्हारा है। थैंक यू मैम। साक्षी अपना सामान लेकर सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। उसके फ्लोर पर कुछ ज्यादा ही ठंड थी। वो अपने कमरे के आसपास के कमरों की तरफ देखने लगी। कहीं भी कोई हलचल नहीं थी। पूरा हॉस्टल सुनसान था। साक्षी को थोड़ा सा डर लगने लगा। फिर खुद को ही समझाते हुए बोली, साक्षी मैडम, रात के 12 बज रहे हैं, फिर ऐसी ठंड में कौन अपने कमरे से बाहर नजर आएगा? सुबह सबसे मुलाकात हो जाएगी। खुद से बातें करते हुए साक्षी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। उनसे सर्द हवाएं कमरे के भीतर दाखिल हो रही थी। वो उस खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, खिड़की के सामने जो पेड़ था उस पर 2 लाल चमकती हुई आंखें नजर आने लगी। वो आंखें बहुत ही भयानक थी। उसे देखकर साक्षी के पूरे शरीर में एक तेज सिहरन हुई और उसने तुरंत वह खिड़की बंद कर दी। अपना सामान साइड की खाली टेबल पर रखकर अपने बिस्तर को सही करते हुए साक्षी लेटी ही थी कि उसे तेज प्यास लगने लगी। साइड में रखी हुई पानी की बोतल को देखा तो वो खाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही बोतल बैग से निकाली थी और ये भरी हुई थी, फिर ये खाली कैसे हो गई? चलो नीचे जाकर पानी ढूंढती हूँ। अपनी पानी की खाली बोतल लेकर वो पानी की तलाश में निकलती है तो कॉरिडोर में हल्के पीले से बल्ब जल रहे थे। पानी की तलाश में जैसे ही साक्षी सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगी, उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई सीढ़ियां उतर रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे एक धक्का सा लगा और ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास से तेजी से गुजरकर नीचे उतर गया हो। जो कॉरिडोर कुछ देर पहले नॉर्मल लग रहा था, अचानक से डरावना लग रहा था। वो डरते हुए नीचे उतरने लगी। पानी की तलाश में वो रिसेप्शन तक पहुंची तो रिसेप्शन पर भी कोई नहीं था। क्या हॉस्टल इतना सुनसान क्यों है? ऐसा लग रहा है कि हॉस्टल नहीं बल्कि भूत बंगला है। सब लोग कहाँ हैं? साक्षी खुद से ही बातें कर रही थी। तभी उसे एक कमरे से लड़कियों की शोर शराबे की आवाज आने लगी। वो उस दिशा में बढ़ने लगी। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उससे टकरा गई। साक्षी के हाथ की बोतल की पानी जमीन पर गिर गई। उसका पानी फैल गया। साक्षी हैरान थी कि अभी जो बोतल खाली थी उसमें पानी कहां से आया। वह सोच ही रही थी कि उस लड़की ने इसकी बोतल उठाकर दी और बोली, सॉरी। चलो, इस पूरे हॉस्टल में कोई तो नजर आया। मेरा नाम साक्षी तिवारी है। और आपका नाम जानकर क्या करोगी? एक रात की तो मेहमान हो। उस लड़की की बात सुनकर साक्षी को बहुत अजीब लगा, मगर उसने बात को जारी रखने के लिए कहा, मैं अभी इस कॉलेज में नहीं आई हूँ। आप कौन से ईयर में हैं? लड़की उसकी बात का जवाब दिए बिना आगे बढ़ गई तो साक्षी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे से रोकने की कोशिश की तो उस लड़की ने बिना मुड़े ही अपनी गर्दन पीछे घुमा दी। ये देखकर साक्षी चीखते हुए वहां से उस कमरे की ओर भागी जहां से उन लड़कियों की आवाज आ रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उस कमरे में 8-10 लड़कियां तेज म्यूजिक लगाकर डांस कर रही थी। उन्हें देखकर साक्षी की जान में जान आई और उसे लगने लगा कि शायद अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सीनियर का कोई प्रैंक होगा। वे लोग उसकी रैगिंग के लिए ये सब कर रहे होंगे। उनसे बात करने की कोशिश करने लगी, मगर वो सभी अपनी मस्ती में इस तरह मग्न थी कि उन्हें अपने आसपास साक्षी के होने का एहसास भी नहीं हुआ। Hello everyone, I'm talking to you all. My name is Sakshi Tiwari and I am new in this hostel. Please don't behave like this. मुझे पता है आप लोग फ्रेशर के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, मगर प्लीज मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर मेरे अलावा और कोई फ्रेशर मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। प्लीज टॉक विद मी। जैसे ही साक्षी ने कहा, एक लड़की ने म्यूजिक सिस्टम की ओर देखा तो म्यूजिक सिस्टम तुरंत बंद हो गया। सबकी आंखें अब साक्षी को ही घूर रही थी। उनकी आंखों की जगह अजीब से गड्ढे थे, जिसे देख साक्षी डर कर पीछे हटने लगी। वे सब लड़कियां अब उसकी ओर बढ़ने लगी। वो डर कर बाहर की तरफ भागने लगी।
तो अचानक से बाहर का दरवाजा बंद हो गया। वह दरवाजे को ठोक कर उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पूरी तरह से जाम था। प्लीज, मैं आप सबको वार्न कर रही हूँ, यदि ये मजाक है तो बहुत ही वाहियात मजाक है। मैं मैनेजमेंट से शिकायत करूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। साक्षी का वार्निंग का भी उन लोगों पर कोई असर नहीं था। अभी भी वे लोग उसकी ओर ही बढ़ रही थी। तभी हॉस्टल के लाइट्स के मेन सॉकेट में तेजी से स्पार्किंग होने लगी और एक धमाके के साथ हॉस्टल में आग लग गई। हॉस्टल पुराना इंटीरियर का था और जगह जगह लकड़ी का काम था, इसलिए तुरंत आग फैलने लगी। जैसे ही आग फैल रही थी, सामने खड़ी हुई सारी लड़कियों की शक्लें बदलने लगी। सभी भयानक लाश में बदल चुकी थी। साक्षी उन्हें देखकर अब समझ चुकी थी कि यह सब कुछ प्रैंक नहीं बल्कि कुछ और ही है। उस आग में जलकर साक्षी भी अब उन्हीं लड़कियों में शामिल हो गई। दरअसल 20 साल पहले हॉस्टल में आग लग गई। हॉस्टल पुराना इंटीरियर का था और जगह जगह लकड़ी का काम था, इसलिए तुरंत आग फैलने लगी। जैसे ही आग फैल रही थी, सभी लड़कियों की मौका वारदात पर ही मौत हो गई। उसके बाद यह हॉस्टल की बिल्डिंग बंद कर दी गई और नया लक्ष्मीबाई हॉस्टल बना दिया गया। मगर हर साल आज के दिन ही इस हॉस्टल में वो रात का मंजर खुद को दोहराता है।